इस वीडियो में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किन प्रॉपर्टीज को कहते हैं। Those properties which depends only on the number of solute particles but not on the nature of solute particles are called colligative or collective properties। ऐसे तमाम प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट के सिर्फ नंबर पे डिपेंड करें और उसके नेचर पे डिपेंड ना करें वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपके पास चार किस्म की प्रॉपर्टीज हैं। एक है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मीन्स अगर आपका प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन आप अगर सोल्यूशन बना देते हैं, उसमें कोई सोल्यूट डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर जो है वो फिर कम हो जाता है। नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अक्सर जो प्योर सॉल्वेंट है उससे ज़्यादा होता है और इसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना कहते हैं। नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बोर्ड के एग्जाम्स में आपको मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो है वो दी जाती हैं और उसमें पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए आपने ये याद रखनी है बात कि कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके पास चार हैं, जिसमें से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम इस वीडियो में वेपर प्रेशर की जो लोअरिंग है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और वेपर प्रेशर को हमने रॉल्स लॉ की वीडियो में भी डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक जो है मैं आई कार्ड में भी डाल देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसको उधर से देख सकते हैं। यहाँ से वेपर प्रेशर की लोअरिंग की जो इक्वेशन है इसको हम वही रॉल्स लॉ से लेके चलेंगे। del P divided by P naught is equal to x2। क्या मतलब है इस इक्वेशन का कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो x2 के बराबर होगा। अब x2 क्या चीज है? दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है किसी भी सॉल्यूशन में। डेल P बाई P नॉट जो है इस टर्म को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। अब x2 जो है वो मोल फ्रैक्शन है। मोल जो है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपके पास दो कंपोनेंट है, एक और दो, और उसको आप देखना चाहते हैं कि उसमें जो 2 है उसका कंपोनेंट कितना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सेकंड कंपोनेंट है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। N1 और N2 प्लस करने से टोटल नंबर ऑफ मोल्स बन जाते हैं। अब मोल फ्रैक्शन इस चीज के बराबर है, लेकिन हमने कहा कि डेल P बाई P नॉट जो है वो x2 के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर x2 की जगह हम इसकी ये वैल्यूज जो है वो पुट कर दें, तो तब हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से आ जाएगी। डेल P is equal to P naught N2 divided by N1 plus N2। अब यहाँ पर जो N है टर्म, इससे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ है कि कौन सी टर्म है। N जो है हम नंबर ऑफ मोल्स को कहते हैं और नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है
that is equal to mass of a component divided by its molar mass। किसी भी कंपोनेंट का मास को उसको मोलर मास से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे कि मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे W से। W मीन्स वेट, क्योंकि मास भी हम ग्राम्स में लेते हैं तो हमने इसको W मतलब वेट से लिख दिया, और जो मोलर मास है उसको हम M से लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर हम N1 जो कंपोनेंट 1 है उसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना चाहेंगे तो वो हो जाएंगे N1, और वो किसके बराबर होंगे, W1 डिवाइडेड बाय M1। इसी तरह अगर हमारे पास जो N2 है वो किसके बराबर होगा, W2 डिवाइडेड बाय M2, मतलब W2 का वेट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ 2। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में जहां पर हमारे पास N1 और N2 लगा हुआ है उसकी जगह हम इसकी ये वैल्यूज जो हैं, ये जो इक्वेशंस हैं वो पुट कर देंगे। तो इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, del P इज इक्वल डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू, ऊपर चूंकि N2 है तो हम क्या लिखेंगे, W2 डिवाइडेड बाय M2, और फिर यहाँ पर ये वाला डिवाइड N1 किसके बराबर होगा, W1 डिवाइडेड बाय M1, और प्लस N2 है तो W2 डिवाइडेड बाय M2। अब अगर हमारे पास वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हो, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन हो, डाइल्यूट सोल्यूशन कौन सा होता है, वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट बहुत थोड़ी सी डाल दी जाए उसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। जैसे अगर आपके पास एक जग पानी हो और उसमें आप एक चम्मच चीनी डाल दें तो ये बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होगा कि सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज्यादा कम होगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सोल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम है तो हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में ये जो N2 है सोल्यूट की अमाउंट, इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने का मतलब ये है कि हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी अमाउंट जो है वो इतनी ज्यादा कम होगी कि हम ये कह सकते हैं कि ये ना होने के बराबर है। तो ना होने के बराबर होने के लिए हम इसको N2 बाय N1 सिर्फ लिख लेंगे। तो इसी तरह से जब हम इसको इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W2 डिवाइडेड बाय M2, और फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाय W1 डिवाइडेड बाय M1। ये जो टर्म है चूंकि N2 हमने डिनोमिनेटर से हटा दिया तो ये वाला भी रिमूव हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ ये टर्म्स रह जाएंगी। अब इस इक्वेशन पे अगर आप गौर करें तो आपके पास कंपाउंड डिविजन्स हैं, मींस आपके पास यहाँ पर भी एक डिवीजन है, फिर एक डिवीजन इधर है, फिर एक डिवीजन जो है वो इधर भी मौजूद है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई का तरीका ये है कि क्या होगा कि यहाँ पर ये जो M1 है ये चूंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह से जो ऊपर वाला M2 है चूंकि यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से लिख ली जाएगी, W2 जो पहले से ही ऊपर मौजूद है और ये M1 जो ऊपर आ गया है, तो W2 इंटू M1 और फिर डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पर W1 मौजूद है और इसके साथ ऊपर वाला M2 जो है वो नीचे आ गया है क्योंकि M1 तो ऊपर चला गया है। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास। तो हम इसको यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेती हूँ, ये इक्वेशन इस तरह से हो गई, del P डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू W2 M1 डिवाइडेड बाय W1 M2। अब यहाँ पर ये जो del P है, del P मीन्स चेंज,
या डिफरेंस जिसको हम माइनस कहते हैं। तो डेल पी जो है वो चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट जो होगा वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और पी एस जो है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और नीचे जो है वो पी नॉट मौजूद है तो वही पी नॉट। और इस तरह की इक्वेशन है, इसको ऐसे उतार लेंगे W2 M1 डिवाइडेड बाय W1 M2। अब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं या जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इस तरह की इक्वेशन को ज्यादातर सोल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो मालूम करने के लिए यूज किया जाता है। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास मींस M2, इनका मेन एप्लीकेशन यही है। तो अगर हमें कोई भी एक सोल्यूट है वो हमने सोल्यूशन में डाल दिया जिसका मोलर मास हमें मालूम नहीं है, तो हम ये तो कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट का पहले कितना था और सोल्यूशन के बाद बनने के बाद प्रेशर कितना हो गया। तो हम इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करेंगे और इसको अरेंज कर लेंगे, तो हम इसमें से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मींस M2 जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब M2 हम मालूम करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा कि हम इसको इक्वेशन के इस साइड पे ले आएंगे और ये जो बाकी टर्म्स हैं इसको दूसरी साइड पे ले आएंगे। तरीका इसका क्या होता है, हम इस इक्वेशन को यहाँ पर M2 से डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर M2 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी सारा भी कर लेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन होगी वो क्या आएगी, W2 M1 ये अपनी जगह पर और नीचे जो है वो W1। अब ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये उस साइड पे जाके ऊपर चला जाएगा, तो P नॉट और यहाँ पर जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा P नॉट माइनस P। अब ये इक्वेशन है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में से मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए।